हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, और दूसरा जो डेरिवेशन होगा वो होगा दो समअच्छी प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या है ना कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण निकालने के लिए सबसे पहले दो समतल कुंडलियां मान लेंगे हमारे पास ये एक समतल कुंडली है बेटा, ये एक समतल कुंडली है। यहां से आई धारा इसमें से एंट्री करेगी और यहां से आई धारा निकलेगी। ठीक है, ये एक समतल कुंडली है। अब क्या है ना बेटा कि इस समतल कुंडली के बीच में एक दूसरी, क्योंकि दो समतल कुंडलियां हैं, यहां पर एक दूसरी कुंडली स्थित है। इसको हम मान लेंगे ये एक दूसरी कुंडली है। क्लियर है ना। और यहां पर एक हम लगा सकते हैं थोड़ा सा धारा मापी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? धारा मापी। ठीक है, ये दूसरी द्वितीय कुंडली है, इसको ऐसे बना दें, द्वितीय कुंडली। इसमें ऐसे या इसको ऐसे लगाएंगे तो आप लोग समझने में दिक्कत करेंगे। एक काम करते हैं, इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं। तो ये द्वितीय कुंडली है ना, इसमें बहुत सारे फेरों की संख्या है। तो ये हो गई बेटा द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली कुंडली है ना। और ये हो गई प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली है ना। ये हो गई बेटा प्राथमिक कुंडली। अब क्या है ना कि अन्योन्य प्रेरण निकालना है, और प्राथमिक कुंडली में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित होगी। तो द्वितीय कुंडली के लिए हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है ना। ठीक। तो अब क्या है ना बेटा, हम मान लेंगे कि माना प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो n है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 मान ले बेटा। क्या मान ले? n1 है। और प्रवाहित धारा है ना, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। इसके पहले जब अन्योन्य प्रेरण पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित होती है। तो और प्रवाहित धारा I1 है। क्या बेटा? I1 है। क्लियर है ना। अब क्या है कि अगर इसमें I1 धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली के केंद्र पर, मतलब प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर आपको निकालना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके कारण, जो यहाँ ये कुंडली कहां पे रखी है? इसके सेंटर में। तो कुंडली जब सेंटर में रखी है तो हमको चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना पड़ेगा? सेंटर में। तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा? इस प्राथमिक कुंडली के कारण। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के कारण, प्राथमिक कुंडली के कारण, प्राथमिक कुंडली के कारण, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, एक बार चेक कर लेता हूं कैसा तो नहीं है। ठीक है, सही। B1 बराबर, फार्मूला क्या होता है बेटा कुंडली के कारण? फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान टू। ठीक है ना। और फिर इसमें फेरों की संख्या क्या है? N1 और I1। और इसकी बेटा रेडियस, प्राथमिक कुंडली की जो रेडियस है वो भी हम त्रिज्या मान लेंगे। त्रिज्या भी क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। त्रिज्या क्या है? R1। तो त्रिज्या हो जाएगी R1। क्लियर है ना? कोई समस्या? अब देखिए यहां पर ये B1 आया है जो कि सेंटर पर है। क्लियर है ना बेटा।
तो यहां से इस कुंडली से गुजरने वाला आपको निकालना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई बराबर, और किस कुंडली में बेटा, सेकंड कुंडली में, फाई टू बराबर द्वितीय कुंडली का है ना, किस कुंडली का है बेटा, द्वितीय कुंडली का है ना। द्वितीय कुंडली के लिए फाई टू बराबर क्या होगा, बी ए। फार्मूला जो आपका होता है वो होता है बेटा बी ए, क्या होता है, बी ए। बट यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्राथमिक कुंडली के कारण है, तो यहां पर B1 लगा देंगे, क्लियर है ना। और जो एरिया लेंगे, किस कुंडली में प्रेरित होगी धारा, द्वितीय, है ना, तो यहां पर लेंगे A2, क्लियर है ना बेटा, क्या हो जाएगा A2। तो यहां पर हो जाएगा फाई टू बराबर B1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2, क्लियर है ना, N1 I1 और बटे में R1 और इनटू में रहेगा A2। ये फ्लक्स है किस कुंडली का, द्वितीय कुंडली का। किस कुंडली का, द्वितीय कुंडली का। द्वितीय कुंडली का बेटा फ्लक्स है, किस कुंडली का, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स है, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स है, क्लियर है ना, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स हो गया, ठीक है। यानी इस वाली कुंडली में जो फ्लक्स होगा वो हो गया म्यू नॉट अपान 2 N1 I1 अपान R1 और इंटू A2। अब क्या है ना बेटा कि आपको निकालना है M। क्या निकालना है, M। क्या निकालना है, M। तो M होता है बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझा दें आपको कि अगर हम बात करें अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो फाई टू वो डिपेंड करता है किस पर बेटा, आई पर। किस पर, I1 पर, प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित की जाएगी। तो फाई टू बराबर होता है M I1, क्लियर है। तो M बराबर अगर यहां से निकाला जाए तो M बराबर हो जाएगा फाई टू अपान I1। बट अगर फेरों की संख्या n हो तो जितने फेरों की संख्या होती है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी N2, क्लियर है। तो यहां से अगर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमको निकालना है तो M बराबर फार्मूला होता है N2 फाई टू अपान जो धारा होगी वो किस, देखिए N2 द्वितीय कुंडली में, फाई टू द्वितीय कुंडली का, लेकिन जो धारा होगी वो बेटा होगी किस कुंडली की, प्राथमिक कुंडली की। मतलब जो आप प्रवाहित करेंगे, ये प्रेरित नहीं है, प्रवाहित धारा है। अब क्या करेंगे, M बराबर N2, क्या है बेटा, N2। फाई टू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपान 2 N1 I1 A2, क्लियर बात है। यहां पर हमने रख दिया 2 अपान में था ही, R1 भी अपान में रहेगा, क्लियर है ना, और इनटू में रहेगा I1। यहां तक समझ में आ गया। क्या है कि अब इसमें कट रहा है आपका I1 और I1, कैंसिल है ना बेटा। तो फाइनली जो फार्मूला आया वह है M बराबर म्यू नॉट अपान 2 N1 N2 A2 अपान में R1। तो ये हो गया किसी दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर म्यू नॉट अपान 2 N1 N2 A2 अपान R1, ठीक है ना। कोई समस्या, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, दो कुंडली लेंगे, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है और ये आपकी बीच वाली द्वितीय कुंडली है। जब भी धारा प्रवाहित करते हैं बेटा अन्योन्य प्रेरण में, तो हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमने प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित की। अब जब प्राथमिक कुंडली में बेटा आई धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली के कारण इसके सेंटर में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ये द्वितीय कुंडली से होकर जाएगा, है ना। तो पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले किसके कारण, प्राथमिक के कारण। जो हमने निकाला B1 बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 N1 I1 अपान R1, है ना। किसी कुंडली के केंद्र पर जो फार्मूला होता है वो बेटा होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 NI अपान R, ये होता है। तो हम B1 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे N1 R1 वही मैंने लिख दिया, क्लियर है ना। अब देखिए
ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो द्वितीय कुंडली से होकर गुजर रहा है वो किसके कारण है? प्राथमिक के कारण है। तो कुंडली से, द्वितीय कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा वो हमको निकालना है। द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है φ2 वो बराबर होगा, अब फाई बराबर बेटा होता है बी ए, क्या होता है? बी ए। लेकिन बी कहां से मिलेगा? वो 1 से मिलेगा, तो b1 कर दिए। एरिया किसका बेटा? द्वितीय कुंडली जिसमें निकालना है, तो a2 कर दिए, तो वही b1 a2 हो गया। क्लियर है? अब हमने b1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये आपका हो गया वैल्यू φ2 यानी द्वितीय कुंडली का फ्लक्स जो आया वो आया म्यू नॉट अपान 2 n1 i1 अपान r1 इंटू a2। ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पर m बराबर, यहाँ पे देखिए φ2 बराबर, यहाँ पे मैंने बताया था जब अन्योन पीरियड पढ़ा रहे थे बेटा, तो उसमें बताया था कि जो φ2 होता है वो अनुक्रमानुपात होता है i1। मतलब धारा, अगर प्रवाहित धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा, लेकिन वृद्धि के साथ, और घटाएंगे तो घटेगा। तो यहां से हमने फार्मूला प्राप्त किया m बराबर n2 φ2 अपान I1। ठीक है ना? I1 है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, हमने φ2 की उठा के वैल्यू रख दी, I1 से काट दिया, तो m बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 2 n1 n2 अपान r1 इंटू a2। ठीक है ना? तो ये हो गया दो समतल कुंडलियों के बीच बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, है ना? तो अब हम बात करेंगे, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए भाई। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। कोई समस्या हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है दो समाक्षीय परिणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मतलब ये कि दो आपके पास परिणालिकाएं हैं, तो सबसे पहले हम परिणालिकाओं को बनाएंगे। एक आपकी परिणालिका हो गई, ये आपकी एक परिणालिका हम मान लेते हैं, ये आपकी एक परिणालिका हो गई। ठीक है ना? और इसके बीच में एक दूसरी परिणालिका रखी है जिसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ये वाली, ये आपकी दूसरी परिणालिका है। क्लियर है ना? अब देखिए ये एक्चुअल में होगा क्या बेटा, एक परिणालिका होगी और उसके बीच में दूसरी परिणालिका रखी होगी। क्लियर है? तो इसे हम ब्लू वाली को, यानी जो ये आपकी परिणालिका है, इसको हम मान लेंगे प्राथमिक प्रणाली, है ना? प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे बेटा? प्राथमिक कुंडली। और इसे क्या मान लेंगे बेटा? जो रेड वाली है इसको मान लेंगे द्वितीय कुंडली। क्या मान लेंगे? द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली है ना? द्वितीयक कुंडली। अब देखिए जो प्राथमिक कुंडली है ना बेटा, धारा हमेशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की जाती है, तो हम धारा किस में प्रवाहित करेंगे? प्राथमिक कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली में हम मान लेंगे कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1, क्योंकि जो भी प्राथमिक है तो उसमें n1 i1 है ना, सब कुछ i1 है ही होगा। चलिए देखते हैं। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या वो बेटा हम मान सकते हैं फेरों की संख्या n, है ना? n1। और लंबाई L1 तथा प्रवाहित धारा, क्योंकि धारा इसी में प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित धारा I1 है। क्लियर बात है ना बेटा? मतलब ये कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमने n1 मान ली, उसकी लंबाई हमने L1 मान ली, और यहां पर प्रवाहित धारा I1 है। क्लियर है ना? कोई समस्या? अब देखिए अगर हमें यहां से ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली या परिणालिका है ना यहाँ पे, तो प्राथमिक कुंडली बात वही है, तो के कारण कुंडली ही लिखे, ज्यादा समझ में आएगा। कुंडली
के कारण, है ना बेटा। ये प्रणालिका एक प्रकार की कुंडली नुमा ही होती है, बस उसकी लंबाई हो जाती है। तो प्राथमिक कुंडली के कारण या प्राथमिक प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हम B1 कह सकते हैं बेटा। B1 फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, लेकिन आई इसमें I1 हो जाएगा। और जहां पे n, जहां स्मॉल n बराबर होगा कैपिटल N1 अपान L1, तो वैल्यू रख देंगे B1 बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा N1 अपान L1 और I1। क्लियर है? तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र प्राथमिक कुंडली के कारण। अब हम क्या है कि फ्लक्स निकालेंगे बेटा द्वितीय कुंडली का। तो द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, द्वितीयक प्रणालिका लिख सकते हैं, प्रणालिका से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसको हम बेटा φ2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? φ2। लेकिन φ2 तो लिखेंगे बेटा, लेकिन ये φ2 जो फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा? B1 के कारण। तो यहां पर लिखेंगे B1 और इनटू में जो क्षेत्रफल होगा वो द्वितीय कुंडली का होगा, और द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल को हम A2 मान सकते हैं, यानी प्रणालिका A2 मान सकते हैं। अब देखिए, तो यहां पर हमको निकालना है φ2 निकालना है ना। तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए B1 कितना है बेटा? म्यू नॉट, क्लियर है, N1 L1 और I1 इंटू A2। ये हो गया द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, यानी द्वितीय प्रणालिका से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ये क्या है बेटा? ये है द्वितीय प्रणालिका, मतलब ये जो रेड वाली है इससे गुजरने वाला फ्लक्स। φ2 बराबर हो गया म्यू नॉट N1 L1 I1 A2। I1 प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक प्रणालिका में जो प्रणालिका दी गई है उसमें प्रवाहित धारा है। क्लियर है ना? अब क्या है बेटा कि जब φ2 आ गया तो आपको पता है कि M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है N2 φ2 अपान L1, सॉरी I1 अपान I1। क्लियर है? मतलब जो धारा प्रवाहित करेंगे तो हम वैल्यू रख लेंगे। तो M बराबर N2 तो रहेगा ही रहेगा, और φ2 की वैल्यू क्या रखेंगे? म्यू नॉट N1 I1 A2 और अपान में रहेगा L1 I1। क्लियर है ना बेटा? अब I1 से I1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो M बराबर जो फाइनली आया वो क्या है बेटा? M बराबर है म्यू नॉट अपान, सॉरी L1 बाद में लिख लेंगे, N1 N2 A2 अपान में L1। क्लियर बात है ना? अब देखो, तो ये हो गया फार्मूला। क्लियर बात है ना बेटा? लेकिन यहां पे थोड़ा समझना है। मान लो उसने थोड़ा सा यहां पे चेंजिंग कर दी, उसने कह दिया कि जो ये छोटी कुंडली है ये वाली, इसमें धारा प्रवाहित करने पर, है ना, मतलब ये छोटी कुंडली में, और यहां पर जो इसमें प्राथमिक कुंडली में अगर पूछ ले, मतलब धारा आप किसमें प्रवाहित कर रहे हैं? इसमें, तो ये जो द्वितीय कुंडली है प्राथमिक बन जाएगी, और जो प्राथमिक कुंडली है वो द्वितीय कुंडली बन जाएगी। तो वहां पर सिर्फ एक चेंजिंग हो जाएगी, वहां पर एक चेंजिंग हो जाएगी। जो A2 है, A2 के स्थान पर हम A1 ही लेंगे। A2 के स्थान पे हम क्या लेंगे बेटा? A1 लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए, जब बात करेंगे यहां पर, हाँ, जब इसमें हम निकालेंगे तो इसके कारण जब होगा तो A2 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो सिर्फ इतने ही भाग से तो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, बाकी एरिया छूट जाएगा। तो यहां पर जो A2 है वो द्वितीय कुंडली का है, तो अगर प्राथमिक कुंडली का भी पूछ रहा है, मतलब ये कह दे कि आपका इस कुंडली के लिए अगर पूछे तो भी फार्मूला यही रहेगा। क्लियर है ना? कोई समस्या? तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, सब ठीक ठाक है, चलिए सब ठीक। तो
आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास बहुत ही छोटी छोटी इसलिए बनाई गई है ताकि आपको ना छोटी, क्योंकि लंबी क्लास खींचने से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं बोरिंग लग सकता है, हालांकि बोरिंग है नहीं, इसको समझो तो बहुत आसान है। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से, जो एक एक आधा घंटे में कंप्लीट हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए बहुत आसानी से इसको हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।